चैप्टर 5 जो है बेटा वो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अब उसके अंदर आप लोगों ने पुष्प जो है उसकी संरचना ऑलरेडी पढ़ ली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा, जिसमें हम लोगों ने बीजान्यास के प्रकार हम लोगों ने देखे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको, दल विन्यास के प्रकार भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आता है पुष्पीय सूत्र बनाना, है ना। तो पुष्पीय सूत्र बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जब आपके पुष्पीय चित्र को बनाते समय और पुष्पीय सूत्र को बनाते हुए समझ में आएगी। अगर आप इस चैप्टर के लास्ट के बुक के पेजेस देखते हो तो वहां पे पुष्पीय चित्र और सूत्र दे रखा है, लेकिन वो तभी बनाना आएगा और तभी समझ में आएगा जब मैं आज आपको जो भी टर्मिनोलॉजी जो है वो पढ़ाने वाली, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वो अगर आपको समझ में आते हैं तभी आप क्या कर पाओगे, पुष्पीय सूत्र और पुष्पीय चित्र बना पाओगे। तो पुष्पीय सूत्र और चित्र बनाने से पहले ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से समझें। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नीट में काम आने वाले हैं। जो एग्जांपल्स हैं वो पूछे जाते हैं, कि मैंने एग्जांपल्स आपके काफी सारे लिखे हैं नोट्स के अंदर। अगर आप लोगों ने नोट्स की पीडीएफ ओपन करके देखी है जो मैंने ग्रुप में भेजी है, तो वो एग्जांपल्स जो हैं वो आपके एनसीईआरटी की या जो आरबीएससी की बुक्स हैं उन्हीं में से उठा के क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो वो आप एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं और डेफिनेशंस ध्यान रखनी है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक में से आते हैं। मॉर्फोलॉजी जो है या पुष्पीय पात्रों की जो आकार की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर जरूर आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक में से, है ना। तो इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी अगर मैं आपको समझाती हूँ तो सबसे पहले आता है सहपत्र, या इसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्रैकेट। सहपत्र क्या चीज होती है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर ये फ्लावर है ना। ये फ्लावर है, ये इस तरह से जो पेडंकल है या जो अक्ष है उससे लगा हुआ है ना। तो ये कलरफुल पंखुड़ियां हो गई, ये ग्रीन भाग हो गया, तो इसको बोलते हैं हम दल। और जो ग्रीन होता है वो क्या कहलाता है, भाग, बाह्य दल कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पुष्पीय व्रंत होता है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पुष्पीय व्रंत लगा हुआ है, यहाँ पर एक छोटी सी पत्ती के समान संरचना होती है, ग्रीन ग्रीन। गुड़हल के अंदर अगर आप देखते हो, है ना, तो ये ग्रीन कलर की छोटी सी लीव्स होती है जिसके कक्ष में, कक्ष का मतलब है ये लीफ ऐसे लगी हुई है, तो ये जो इसका पोर्शन हो गया, ये इसका कक्ष हो गया, है ना। तो जो ग्रीन लीव है जिसके कक्ष से क्या उत्पन्न होता है, ये पुष्प उत्पन्न होता है। आ गई बात समझ में। तो ये जो ग्रीन लीफ है ये हमारी क्या कहलाएगी, सहपत्र कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, सहपत्र कहलाती है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। और पुष्पीय जब हमको सूत्र बनाना होता है तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं बी आर। ये चीज ध्यान रखना, क्या यूज करेंगे, यदि पुष्प में क्या हो, सहपत्र उपस्थित हो तो हम क्या करते हैं, सिंबल क्या लिखते हैं, बी आर लिखते हैं। समझ आ गया। फिर उसके बाद है सहपत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प को हम दो प्रकार से जानते हैं। एक है सहपत्री पुष्प, ठीक है, और दूसरा है असहपत्री पुष्प। क्या मतलब समझोगे सहपत्री पुष्प से, यानी जिसमें क्या उपस्थित हो, सहपत्र, ये पत्ती जैसी स्ट्रक्चर उपस्थित हो तो क्या कहलाएगा, सहपत्री पुष्प। और इसके लिए सिंबल आएगा बी आर। और असहपत्री जिसमें क्या हो, मतलब एब्सेंट, तो सहपत्र जिसमें क्या हो, अनुपस्थित हो, ठीक है। और इसके लिए सिंबल आएगा ई बी आर, ठीक है, ई लग जाएगा आगे। तो ये सिंबल यूज किए जाते हैं, समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट, ये तो हो गया सहपत्र। उसके बाद आता है नेक्स्ट सहपत्रिका, ठीक है। सहपत्रिका ये क्या चीज होती है, ये हो गई सहपत्र। अब हम किसको देखेंगे कि सहपत्रिका क्या चीज होती है। तो देखो बेटा, सहपत्रिका
इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रैक्टियोल। क्या कहा जाता है? ब्रैक्टियोल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये दल हो गई जो पंखुड़ियां जिसको हम कहते हैं, है ना, पेटल्स, ये सेपल्स हो गए, बाह्य दल हो गया, यहाँ पर ये सहपत्र हो गई। ठीक है, अब आता है सहपत्रिका क्या चीज होती है। यानी इस सहपत्र के अलावा और इस बाह्य दल के अलावा कभी कभी ये जो पुष्पीय वृंत देख रहे हो, इस पर छोटी छोटी ग्रीन पत्तियों के समान संरचना होती है ना, किसके ऊपर होती है? पुष्पीय वृंत के ऊपर। तो इसे क्या कहा जाता है? सहपत्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहपत्रिका। यानी जो सहपत्र होता है वो तो इस अक्ष पर लगा हुआ है, लेकिन ये जो सहपत्रिका होती है वो किस पे है? ये पुष्पीय वृंत पर उपस्थित है। समझ में आ गया? अब सहपत्रिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सहपत्रिकी पुष्प और असहपत्रिकी पुष्प। ये सिर्फ जब मैं भी आपको फ्लावर जो फॉर्मूला बनाऊंगी और डायग्राम बनाऊंगी उसमें सिर्फ मैं नाम लूंगी। ये वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को आज मैं सिर्फ अकेला इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप जब पुष्पीय चित्र और सूत्र बनाओ तो आपको समझ में आए। वहां पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी आएगी, इसलिए वीडियो को अच्छे से समझ लेना। तो सहपत्रिकी पुष्प के लिए सिंबल यूज किया जाता है फॉर्मूले में BRL। ये क्या था? BR था। आगे बात समझ में? और ये है BRL। यदि पुष्प में सहपत्रिका उपस्थित है तो उस पुष्प को क्या कहेंगे? सहपत्रिकी पुष्प। और अगर सहपत्रिका नहीं है तो क्या कहेंगे? असहपत्रिकी पुष्प। और इसके लिए यूज किया जाएगा EBRL। आगे बात समझ में? ये जो है सिंबल यूज किया जाएगा फॉर्मूले के अंदर। तो ये तो बात हो गई किसकी बेटा? पुष्प के अंदर उपस्थित किसकी? सहपत्रों की। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपको संरचना दिख रही है कौन सी? वृंत। तो पुष्पीय वृंत के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अगर वृंत की डेफिनेशन आती है तो क्या डेफिनेशन बनती है वृंत की? वृंत की डेफिनेशन बनती है कि वह तंतु रूपी संरचना जो पुष्प को तने से क्या करती है? जोड़ती है। क्या कहलाती है? वृंत कहलाती है ना। तंतु रूपी संरचना, जैसे कि ये फ्लावर है, तो ये तना है, तो ये वृंत यानी धागे जैसी संरचना जो क्या करती है? पुष्प को तने से जोड़ती है ना। तने से क्या करती है? जोड़ती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? पुष्पीय वृंत कहते हैं। तो पुष्पीय वृंत की उपस्थिति के आधार पर पुष्प के दो प्रकार होते हैं, सवृंती, अवृंती, और एक और होता है अवृंत प्राय। क्या होता है? तीन प्रकार। सहवृंत, सहवृंती पुष्प, अवृंती पुष्प और अवृंती प्राय पुष्प। ठीक है, इसको सेसिल बोला जाता है। तो ये होता है सबसेशिल जो होता है, अवृंत प्राय हो गया, सवृंत पेडिसिलेटेड हो गया और अवृंत सेसिल हो गया। तो अगर पुष्प के साथ वृंत उपस्थित है, पुष्प के साथ क्या उपस्थित है? वृंत उपस्थित है, मतलब ये धागे जैसी स्ट्रक्चर है, यानी पुष्प तने पे लगा हुआ है, किसकी सहायता से? वृंत की सहायता से। तो उसे सवृंती जो पुष्प है या पेडिसिलेटेड पुष्प जो है वो कहा जाएगा। ऐसा किसमें देखने को मिलता है? गुड़हल, जिसको आप चाइना रोज कहते हो, उसके अंदर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। फिर अवृंती पुष्प, उसमें क्या होगा? पुष्प जो है सीधा किस पे लगा होगा? तने पे लगा होगा, यानी वृंत होगा ही नहीं, ये वृंत है ही नहीं इसमें। तो उसे हम अवृंती पुष्प क्या कहेंगे। ठीक है, तो अवृंती पुष्प होता है। अवृंती जो पुष्प है उसका उदाहरण है एड़हे टोड़ा। एड़हे टोड़ा। फिर उसके बाद है अवृंत प्राय पुष्प, अत्यंत सूक्ष्म पुष्प वृंत क्या हो? उपस्थित हो, मतलब बहुत छोटा उपस्थित होगा, लेकिन पुष्प वृंत कैसा होगा? बहुत
छोटा होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, अवृंत प्राय जो पुष्प होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपके वृंत। उसके बाद वृंत की बात करते हैं चक्रों की। तो ये चक्र होते हैं, आपको पता है पुष्प के जो चक्र है उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पुष्प के जो चक्र हैं दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है सहायक चक्र, ठीक है, और दूसरा होता है आवश्यक या जनन चक्र, है ना। सहायक चक्र में क्या आता है, बाह्य दल और दल पुंज, है ना। और आवश्यक चक्र के अंदर क्या आता है, पुमंग और जायांग, यही आते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्ती जैसी ग्रीन स्ट्रक्चर होती है ये तो होती है बाह्य दल, और ये होती है दल। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है जायांग, है ना। और ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है वो है हमारा पुंकेसर, जो किसकी एक इकाई है, उमंग की इकाई है। ये आपको ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर समझा चुकी हो कि ये पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, राइट। तो अब पुष्पीय चक्रों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि कितने चक्र है। यानी ऐसा पुष्प जिसमें ये चारों चक्र उपस्थित हो, बाह्य दल भी हो, दल पुंज भी हो, पुमंग भी हो और जायांग हो, तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, पूर्ण पुष्प कहेंगे। यानी कंप्लीट फ्लावर, यानी सारे पार्ट। अगर मान लो मेरे हाथ नहीं है तो मेरा शरीर कंप्लीट है क्या, नहीं। तो क्योंकि पुष्प के अंदर चार चक्र पाए जाते हैं और चारों उपस्थित है तो इसे पूर्ण पुष्प कहा जाएगा। जैसे कि किसमें होता है, गुड़हल के अंदर होता है। फिर है अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प में क्या होगा, अपूर्ण यानी अनकंप्लीट है। दैट मीन्स इन चारों चक्रों में से कोई सा भी एक चक्र क्या होता है, गायब होता है। अरंडी जो जिससे हम तेल निकालते हैं उसमें इस तरीके के फ्लावर्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और कुकुरबिटेसी कुल के फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है हमारे पुष्प की सममिति। यानी किसी एक अक्ष से पुष्प को क्या किया जाए, दो इक्वल हाफ या इक्वल भागों में बांटा जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर आपको सममिति भी समझ में आनी चाहिए। तो पुष्प की सममिति, पुष्प की सममिति यानी सिमेट्री। ठीक है, अब पुष्प की सिमेट्री जो है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं बेटा। सबसे पहले आती है त्रिज्या सममिति, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे हम ये वाला, ठीक है। फिर आती है एक व्यास सममिति, इसके लिए सिंबल यूज आता है परसेंट वाला। अब ये दो प्रकार की होती है, मध्यक एक व्यास सममिति, ठीक है। दूसरी आती है पार्श्व एक व्यास सममिति, है ना। त्रिज्या सममिति को कहा जाता है जो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और एक व्यास सममिति को कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक। और तीसरा होता है असममिति पुष्प। सबसे पहले समझते हैं त्रिज्या सममिति। त्रिज्या सममिति का अगर उदाहरण हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर गुड़हल आता है, सरसों आता है, मिर्ची आती है ना। तो सोलनेसी मालवेसी स्कूल के जो फ्लावर होते हैं बिल्कुल हम लोगों ने पढ़े नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी समझोगे तब हम कुल पढ़ेंगे। तो ये सारे कुल के जो यानी गुड़हल और जो कपास होती है वो, ये सभी इसी संघ के अंदर क्या होते हैं, आते हैं। गुड़हल, सरसों, धतूरा, है ना, और मिर्ची,
तो ये सारी चीजें आती हैं। अब क्या होती है त्रिज्या समिति? त्रिज्या समिति में बेटा ये होता है कि जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। अब इस फ्लावर को चाहे हम यहाँ से मतलब कोई भी अक्ष पर हम इसको काटे, चाहे ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटें, चाहे ऐसे काटें, हम इसको इक्वल हाफ में यानी लेफ्ट और राइट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या सममिति कहलाती है। ठीक है, फिर आती है एक व्यास सममिति। नाम से क्या समझ रहे हो? एक व्यास मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर अक्ष पर हम काटेंगे। इसका तो अक्ष निर्धारित नहीं था, हम ऐसे लंबवत भी काट रहे थे, टेढ़ा भी काट रहे थे, है ना। लेकिन एक व्यास समिति के अंदर क्या होता है, जैसे कि सपोज हम लोगों ने दल विन्यास पढ़ा था ध्वजिक, किसके अंदर था? मटर के अंदर। तो मटर के अंदर क्या था? एक पहले दल पीछे बड़ा था, है ना, फिर उसके बाद दो इस तरह से अंदर थे और लास्ट में एक दो ऐसे छोटे छोटे थे जो कि नख जिनको बोल रहे थे, वो ऐसे जुड़े हुए थे आपस में, है ना। तो अब इसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर अक्ष पर हम क्या करते हैं, यानी एक ही अक्ष पर, यानी बीचों बीच से अगर कोई जो है अक्ष पर हम इसको काटते हैं, है ना, काटते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक व्यास सममिति कहेंगे। आगे बात समझ में, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये इक्वल में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो जो एक व्यास सममिति वाले जो जिन भी पुष्पों में एक व्यास समिति पाई जाती है, उसमें ये जो दल होते हैं, है ना, ये साइज में इक्वल नहीं होते। देखो ये सबसे बड़ा होता है, ये थोड़े बड़े हैं, और ये सबसे छोटे और अंदर की तरफ है। तो दल जो है वो सिमिलर साइज के नहीं होते हैं एक व्यास समिति के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन मिलती है। अब इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि इसके दो प्रकार है। मध्यक एक व्यास समिति यानी जिसके अंदर मध्य से यानी पीछे से आगे की तरफ क्या करते हैं हम, एक लंबवत काटते हैं, तब जाकर क्या होता है कि अग्र से या पश्चिम तल तक, या आगे से पीछे या पीछे से आगे की तरफ हम क्या करेंगे, मध्य काट के द्वारा दो भागों में विभेदित करते हैं। ऐसा किसमें होता है? तुलसी के अंदर होता है। फिर पार्श्व के अंदर, पार्श्व मतलब क्या होता है? साइड। तो पार्श्व साइड से क्या होता है, इस तरह से दो तल काटते हैं तो हम इक्वल हाफ में क्या कर पाते हैं? डिवाइड कर पाते हैं। तो ऐसा जो है फ्यूमेरिया नामक जो प्लांट्स के फ्लावर होते हैं उसके अंदर इस तरीके की सिचुएशन क्या होती है? देखने को मिलती है ना। फिर उसके बाद है असम्मिति। असम्मिति में यानी पुष्प को कहीं से भी, चाहे बीच से काटो, चाहे इधर से काटो, चाहे इधर से भी काट लो, या ऐसे काट लो, कहीं से भी पुष्प इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाएगा? असम्मिति पुष्प। तो ये सम्मिति, ये जो प्रकार है वो है असम्मिति का उदाहरण है केली, है ना। जो केली प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। फिर पुष्प में लिंगिता हमको देखने को मिलती है। एक लिंगी, द्विलिंगी, है ना, ये क्या चीज होती है? तो पुष्प की लिंगिता। एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी से क्या मतलब समझते हो? नर के लिए सिंबल होता है बेटा ये, मादा के लिए सिंबल होता है ये। तो नर या मादा में से, यानी पुमंग या जायांग में से कोई एक उपस्थित होता है। आ गई बात समझ में? पुमंग या जयांग में से क्या होगा? सिर्फ एक पार्ट पाया जाएगा, यानी या तो पुंकेसर पाए जाएंगे उस फ्लावर के अंदर या स्त्री केसर पाए जाएंगे। तो अगर जिसमें पुंकेसर उपस्थित हुए तो उस पुष्प को हम क्या कहेंगे? पुंकेसरी पुष्प। ठीक है, और जिसमें केवल स्त्री केसर होगा या जयांग होगा उसे क्या बोलेंगे? स्त्री केसरी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प दो प्रकार के हो गए, नर पुंकेसरी जैसा कि मक्के का जो टेसल होता है वो,
और मक्के का जो भुट्टा होता है वो क्या होता है, मादा जो है भाग होता है या मादा पुष्प होता है। मक्के का फ्लावर अगर आपने देखा प्लांट अगर देखा हो तो इसके ऊपर इस तरह से होता है, ये तो होता है नर, इसको टेसल कहते हैं, और यहाँ भुट्टा इस तरह से होता है ना, तो ये होता है मादा पुष्प। तो ये अलग अलग होते हैं, एक ही पुष्प पे होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये उसके उदाहरण हुआ। फिर है द्विलिंगी या उभयलिंगी, जिसके अंदर क्या होते हैं, नर भाग भी होता है प्लस मादा भाग भी, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं साथ में। तो उसे हम क्या बोलेंगे द्विलिंगी बोलेंगे। उदाहरण है इसका गुड़हल। समझ में आ गया। फिर है अलिंगी पुष्प, किसको बोलेंगे, अलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें पुमंग या जायांग जो है नॉन फंक्शनल होते हैं। इन दोनों का काम क्या है, पुमंग और जायांग का बच्चे पैदा करना है ना, भ्रूण का विकास करना, निषेचन की क्रिया करना। तो अलिंगी जो पुष्प होंगे, अलिंगी के अंदर जायांग और जो पुमंग उपस्थित होंगे, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर जो है वो क्या होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे, मतलब कार्य नहीं करते हैं या अनुपस्थित होते ही नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अलिंगी पुष्प। जैसे कि सूरजमुखी के रश्मि पुष्पक जो होते हैं, वो सूरजमुखी में स्पेसिफिक जो फ्लावर्स पाए जाते हैं जिन्हें रश्मि पुष्पक कहते हैं या रे ऑफ फ्लोरेट्स कहा जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। फिर आता है नेक्स्ट पुष्प के प्रकार, अगर हम लोग देखते हैं तो चक्रीय पुष्प और अचक्रीय पुष्प। चक्रीय पुष्प में क्या होगा, चक्रीय पुष्प का क्या मतलब समझते हो बेटा। चक्रीय पुष्प में जो चक्र जो उसके पार्ट्स हैं, यानी बाह्य दल और दल जो है वो किस क्रम में है, विभिन्न भाग जो है पुष्पासन पे एक चक्र के रूप में, इस तरह से चक्र के रूप में क्या है लगे हुए हैं, तो उसे हम चक्रीय पुष्प कहेंगे। और अचक्रीय पुष्प जब क्या होगा कि जो पुष्पासन पे इसके विभिन्न भाग जो है वो क्या होगा, सर्पिलाकार के रूप में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, यानी चक्र के रूप में नहीं और सर्पिलाकार, मतलब ऐसे ऐसे इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अचक्रीय या सर्पिल पुष्प कहेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पुष्प, द्विभागी पुष्प, त्रिभागी पुष्प या चतुर्भागी या पंचभागी पुष्प। ये क्या चीज होती है, द्विभागी, त्रिभागी, चतुर्भागी या पंचभागी पुष्प, ये क्या चीज होती है। तो द्विभागी पुष्प के अंदर जो चक्र होते हैं, चक्र दो ये बाह्य दल और जो दल होते हैं, मतलब बाह्य दल और जो दल पुंज होते हैं, उसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या दो या दो के गुणनखंड होती है, दो या दो के गुणनखंड होती है। नाम है द्वि मतलब दो, तो दो या फिर चार या फिर 8 इस तरह से सदस्यों की संख्या होती है। त्रिभागी में 3 या 3 के गुणनखंड, यानी 3 3 तरी 9 इस तरह से संख्या होती है, 6। उसके बाद चतुर्भागी के अंदर 4 8 12 इस तरीके से, पंच में 5 10, है ना। तो ये पुष्पीय जो हमारे दल होते हैं पुष्प के और बाह्य दल जो है उनकी संख्या के आधार पर क्या किया गया है, पुष्पों को जो है वर्गीकृत किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट पुष्पासन, है ना। और पुष्पासन की जो है स्थिति के आधार पर जो चित्र आपके बनाए हुए हैं वो आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत समझ में पूछे जाते हैं। हालांकि बुक के अंदर जो है डायग्राम नहीं दिया हुआ रहता, लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम के साथ बता रही हूँ पुष्पासन क्या चीज होती है। देखो, ये है पुष्पीय वृंत, ठीक है, धागे समान संरचना जो तने से लगने में मदद करती है पुष्प को। उसके बाद पुष्पीय वृंत का आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऐसे चौड़ा हो जाता है ना, चौड़ा हो जाता है, और इसके ऊपर संधियों के द्वारा जो पुष्प के अन्य भाग है, जैसे कि ये बाह्य दल है ना, और ये दल है ना, और ये स्त्री केसर है और ये पुंकेसर है, ये सारे इस पे ऊपर क्या है, संधि के माध्यम से क्या होते हैं, लगे हुए रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता, ये जो डिस्क जैसी संरचना है ये हमारी क्या होती है, पुष्पासन होती है, जिसपे ये सारे ये बाह्य दल, ये दल, ये पुंकेसर स्त्री केसर क्या है, लगे हुए हैं। तो ये
जो आगे वाली स्ट्रक्चर है ये हमारी क्या कहलाती है, पुष्पासन कहलाती है, राइट। तो अब इस पुष्पासन में क्या होता है, सभी मोस्ट ऑफ द फ्लावर में ये छोटा और संघनित होता है, मतलब छोटा सा मोटा सा होता है, लेकिन कुछ पादपों में ये लंबाई में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ये लंबा हो जाता है और उसके ऊपर जैसे ये दल जुड़े हुए हैं या ये पुंकेसर जुड़े हुए हैं, ये स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखने लग जाते हैं। आगे बात समझ में, तो पुष्पासन जब लंबा हो जाता है तो इसकी स्थिति किस आकार आधार पर होती है ना, तो पुष्प के अलग अलग प्रकार बन जाते हैं। पुष्पासन के लंबे होने से पुष्प के क्या हो जाते हैं, कुछ प्रकार बन जाते हैं। वो प्रकार क्या है, 3 प्रकार है। पहला है कौन सा, दल व्रंत, दूसरा है पुमंग व्रंत और तीसरा है जायांग व्रंत। पुष्पासन के कारण पुष्प के प्रकार, यानी पुष्पासन के लंबे होने से, किसके, पुष्पासन के लंबा होने से पुष्प के कितने प्रकार बन गए, 3 प्रकार बन गए। कौन कौन से, पहला हो गया दल व्रंत, ठीक है, दूसरा पुमंग व्रंत, ठीक है, और तीसरा जो कैटेगरी हो गई वो हो गई जायांग व्रंत। इजी है, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो देखो क्या होता है, 4 चीजें हैं हमारे पास चक्र के रूप में, बाह्य दल, दल है ना, पुमंग यानी पुंकेसर लिख देंगे हम उसको, और फिर लिख देंगे जो स्त्री केसर है वो, है ना। तो सबसे पहले कैटेगरी जो आती है उसके अंदर जो पुष्पासन है वो व्रंत के रूप में हो गया, मतलब लंबा हो गया है। अब लंबा हुआ है तो किस पार्ट के बीच में हुआ है, दल नाम है, तो दल तो हमारे पास 2 ही है, बाह्य दल और दल पुंज, है ना। तो पुष्पासन जो है वो किसके बीच में लंबा हो रहा है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बीच में। कैसे, ये जैसे व्रंत हो गया, ठीक है, ये मैंने मान लो यहाँ क्या बना ली, ये बाह्य दल बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस पुष्पासन को क्या कर दो, थोड़ा सा लंबा कर दो, लंबा करने के बाद अब यहाँ पर इसकी क्या बनाओ, दल बनाया, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप इसका क्या लगा दो, स्त्री केसर, और यहाँ पर ये पुंकेसर। तो ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये आपकी कहलाएगी दल व्रंत। समझ में आ गया, दल के बीच में, बाह्य दल और दल पुंज के बीच में जो व्रंत है पुष्पासन के कारण बना हुआ, उसे क्या बोलेंगे, दल व्रंत कहेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा पुमंग व्रंत है। अब देखो दल के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी आ रही है, पुमंग आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये किसके बीच में आएगा, पुमंग और दल के बीच में। तो यहाँ पर लिख दो दल व दलपुंज और पुमंग यानी पुंकेसर के बीच में जो व्रंत के समान संरचना होती है उसे हम क्या कहेंगे, पुमंग व्रंत कहेंगे। कैसे होगा, देखो यहाँ पर डायग्राम इसका, ये बाह्य दल आ गया, ये दल हो गया, ये बाह्य दल हो गया, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, पुष्पासन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो ये पुष्पासन हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसे हम बोलेंगे पुमंग व्रंत, है ना, ये आ गया। फिर इसके अग्र सिरे से ये निकले पुंकेसर, ये निकले पुंकेसर, और यहां पर आ जाएगा स्त्री केसर, ठीक है। तो ये जो लंबा हो गया जिसकी वजह से दल और पुंकेसर क्या हो गए, दूर हो गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पुमंग व्रंत कहलाएगा। समझ में आ गया। अब पुमंग के बाद पास में कौन सी स्ट्रक्चर बच रही है बेटा, जायांग। तो अब आ रहा है नेक्स्ट जायांग व्रंत। तो किसके बीच में होगा ये, पुमंग यानी पुंकेसर व जायांग के बीच। आ रहा होगा समझ में, इजी है ना, इतना टफ नहीं है। तो क्या होगा, यहां पर ये लंबा बना दो, ठीक है, इसके ऊपर किसको लगा दो, जायांग को लगा दो, और बाकी सारी चीजें
यानी ये पुंकेसर, ये बाहेदल और ये दल, ये नीचे बना दो, ठीक है। तो ये दोनों दूर हो गए एक दूसरे से, तो इन दोनों के बीच में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, जायांग व्रत। है कुछ नहीं, है पुष्पासन ही है। समझ में आ गया, बस अपनी पुष्पासन अपनी साइज बढ़ा रहा है। तो ये तीनों प्रकार हो गए अलग अलग, ठीक है। तो दल व्रंत किस में पाया जाता है, साइलिन नामक जो प्लांट होता है उसके अंदर। फिर जो पुमंग व्रंत होता है वो हुरहुर यानी क्लोमी गायनियस जो फ्लावर होता है उसके अंदर होता है। और कनक चंपा के अंदर क्या होता है, जायांग व्रंत जो पुष्पासन है वो पाया जाता है। गुलाब में पुष्पासन अवतल प्रकार का होता है, कमल में लट्टू के समान होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छे से देख लें। उसके बाद आता है पुष्पासन पे पुष्प पत्रों का निवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। आ रही बात समझ में? तो देखो, पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन। व्यवस्था वर्ड भी लिखा आ जाता है इस निवेशन की जगह ना। पुष्पासन पर पुष्प पत्रों की व्यवस्था को समझाइए। अब आता है सबसे पहले डेफिनेशन मैंने दे रखा है कि निवेशन क्या चीज होती है, या इंसर्टेशन क्या होता है, या पोजीशन क्या होती है। तो जायांग के निचले भाग यानी अंडाशय का बाकी 3 पुष्प पत्रों यानी बाह्यदल, दलपुंज और पुंकेसर के साथ एक विशेष संबंध होता है। किसका? जायांग। जायांग का पहला पार्ट है वर्तिकाग्र, फिर है ये वर्तिका, और फिर क्या है, अंडाशय। तो यहाँ पर पहला है वर्तिकाग्र, फिर आता है वर्तिका, और फिर होता है अंडाशय, है ना। तो ये हमारे जायांग के 3 पार्ट है। तो इन जायांग के पार्ट का संबंध किससे है, बाकी 3 जो हमारे पुष्प पत्र हैं, जैसे कि पुमंग हो गया, या पुंकेसर लिख देती हूँ मैं इसकी जगह, पुंकेसर। दूसरा जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है वो होती है दल, और तीसरी होती है ग्रीन वाली बाह्य दल। तो इनके साथ संबंध होता है किसका, इस अंडाशय का। जायांग के अंडाशय का संबंध किसके साथ, पुंकेसर दल और बाह्य दल के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, निवेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, निवेशन। तो जो निवेशन है वो 3 प्रकार का होता है, यानी ये जो संबंध है वो 3 प्रकार का होता है। अधोजायांगी, परिजायांगी और ऊपरी जायांगी। क्या क्या है, पहला है अधोजायांगी, ठीक है। दूसरा है अधोजायांगी, दूसरा है परिजायांगी, तीसरा है ऊपरी जायांगी। निवेशन 3 प्रकार के, और सीधा क्वेश्चन आता है, याद रखना बेटा, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं क्या चीज, अधोजायांगी या हाइपोगाइनस जो होता है उसको। हाइपोगाइनस पुष्प क्या होते हैं, या अधोजायांगी पुष्प क्या होते हैं। अधोजायांगी पुष्प, इसके अंदर जो पुष्पासन होता है वो कैसा होता है, शंकु के रूपी हो सकता है, अर्ध गोलाकार हो सकता है, चपटा हो सकता है, या अवतल हो सकता है। मतलब जो पुष्पासन है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, ऐसा शंकु के समान है ये, है ना, शंकु के समान। तो पुष्पासन कुछ ऐसा है ना। अब इस पुष्पासन के ऊपर जो अंडाशय है वो ऊर्ध्ववर्ती अवस्था के अंदर होता है। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है, भी समझ में आ जाएगा। ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर है, सबसे ऊपर। सुपीरियर यानी ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर है। तो जैसे ये पुष्पासन है ना, तो इस पुष्पासन के ऊपर सबसे नीचे जो आएगा वो आएगी बाहेदल, है ना। सबसे नीचे क्या आएगी, बाहेदल। फिर आएगा क्या, दल, जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है। तो दल आ गया, यहाँ आ गया बाहेदल। फिर आएगा कौन सी चीज, पुंकेसर। और जायांग जो होगा वो उसका अंडाशय इन सबके ऊपर होगा।
मतलब इसकी पोजीशन सुपीरियर होगी, अंडाशय की सुपीरियर जो पोजीशन है, सुपीरियर होने का मतलब अंडाशय सबसे ऊपर है और बाकी सारे जो भाग है मतलब बाह्यदल, दल और पुंकेसर इसके नीचे से निकल रहे हैं। मान लो ये अंडाशय है तो अंडाशय ऊपर है और बाकी के तीनों चक्र इसके अंडाशय के नीचे से निकल रहे हैं। तो सुपीरियर कौन हुआ यहाँ पर, अंडाशय सुपीरियर हुआ, तो अंडाशय कौन सी अवस्था में है, ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में है। और इसको दिखाने के लिए ये जो जी लगाकर और नीचे बार लगाया जाता है। अगली बात समझ में, जो भी हमारा जो फॉर्मूला बनता है उसके अंदर। फिर आता है परिजायांगी। परिजायांगी में क्या चीज होती है, तो परिजायांगी जो होती है उसके अंदर पुष्पासन जो है वो क्या करता है, या तो अवतल होता है या फिर जो है साइज बढ़ाकर प्याले का आकार का हो जाता है। मतलब पुष्पासन कुछ इस तरह से हो जाता है, ये ऐसे, ठीक है, ये पुष्पासन हो गया, ये प्याले के आकार का हो गया, किसके अंदर होता है, परिजायांगी के अंदर। आ गई बात समझ में, प्याले के समान हो गया। और अंडाशय जो है अर्ध अधोवर्ती होता है, कैसी पोजीशन में होता है, अर्ध अधोवर्ती। अर्ध अधोवर्ती होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वर्तिकाग्र और वर्तिका तो बाहर निकले रहते हैं, लेकिन अंडाशय जो है उसको कौन घेरे रहता है, ये पुष्पासन जो है वो इस तरह से घेरा रहता है, लेकिन इनके दोनों के बीच में गैप होता है, ये एक दूसरे से चिपकते नहीं है। ये अंडाशय और ये पुष्पासन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। और जो तीनों चक्र हैं, मतलब बाकी तीन कौन से चक्र हैं बेटा, बाह्य दल, दल और पुंकेसर, वो इस हिस्से से निकलते हैं, यानी जो पुष्पासन होता है उसके अग्र सिरों से क्या करते हैं, निकलते हैं। तो परिजायांगी के अंदर जो अंडाशय है उसकी स्थिति क्या है, अर्ध अधोवर्ती, अर्ध अधोवर्ती, ये सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अर्ध अधोवर्ती। यानी इस अंडाशय को किसने घेर रखा है, पुष्पासन ने घेर रखा है प्यालेनुमी संरचना में। फिर है ऊपरी जयांगी, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके से है कि जो हमारा स्त्री केसर है उसका जो ये अंडाशय है ये पूरी तरह से घिरा रहता है, ये वर्तिकाग्र इस तरह से थोड़ा सा निकला हुआ है, बाकी ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो किससे घिरा हुआ है, इस पुष्पासन से घिरा हुआ है। मतलब पुष्पासन और अंडाशय दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। पहले वाले में परिजयांग में चिपके हुए नहीं थे, पर यहाँ पर क्या हो गए, चिपक गए। और बाकी के सारे जो पोर्शन है वो यहाँ से निकले हुए रहते हैं, यानी दल, बाह्य दल और ये पुंकेसर इसके ऊपर से निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होती है ये कौन सी, अधोवर्ती पोजीशन होती है। अंडाशय की कौन सी पोजीशन है, अधोवर्ती, मतलब अंडाशय सबसे नीचे की तरफ है और बाकी सारे पार्ट कौन से, ऊपर ऊपर की तरफ है। तो इसको दिखाने के लिए जी बार लगाते हैं, यानी बार ऊपर, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर, गायनेशियम यानी अंडाशय सबसे नीचे है। और इसके अंदर जी लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे, बार यहाँ लगेगा। इसमें अधोवर्ती में गाइनोशियम यानी अंडाशय सबसे ऊपर और बाकी सब इसके नीचे से निकल रहे हैं, इसमें बराबर निकल रहे हैं और इसमें ऊपर से निकल रहे हैं। तो ये जो है निवेशन के प्रकार है, और निवेशन जो है वो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में, तो आप लोग इसको याद कर लें। फिर आता है एक और आ जाता है आपके सहपत्र के प्रकार। लास्ट टॉपिक है, हालांकि नहीं दे रखा, फिर भी छोटा सा है क्योंकि मैं समझा देती हूँ। सहपत्र में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि सहपत्र क्या चीज होती है। तो सहपत्र जो है वो पत्ती नुमा संरचना है जिसके कक्ष से पुष्प की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, यानी इस तरह से ये पत्ती रूपी संरचना है, ये तना मान लो आप, और यहाँ से जो है पुष्प की इसके कक्ष, ये वाला हिस्सा कक्ष कहलाता है। तो इस कक्ष में से क्या होती है, पुष्प की उत्पत्ति होती है, फ्लावर जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये क्या कहलाती है, सहपत्र कहलाती है। तो सहपत्र के अलग अलग प्रकार है बेटा। सबसे पहले होती है पर्णिल। पर्णिल सहपत्र का क्या मतलब है, पर्णव्रत या पर्णिल। पहले सहपत्र का प्रकार है पर्णिल या पर्णव्रत, यानी पत्ती के समान दिखने वाली संरचना है और पत्ती के समान जो है क्या करती है, कलिका अवस्था के अंदर फ्लावर की क्या करती है, सुरक्षा करती है।
तो जब सहपत्र बड़ा व चपटा और पत्ती के समान होता है तो पर्णिल सहपत्र कहलाता है। फिर उसके बाद शल्की सहपत्र, जब सहपत्र जो है छोटा, पतला और रंगहीन होता है। दूसरा प्रकार कौन सा है? शल्की सहपत्र। यानी सहपत्र क्या होता है? ऐसे तीखा सा होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता, स्केल के जैसा होता है, तो शल्की सहपत्र कहलाता है। फिर उसके बाद है स्पैथ। तीसरा प्रकार है स्पैथ। स्पैथ केले में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जैसे कि ये पुष्प क्रम होता है, यानी जितने भी पुष्प है वो इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सहपत्र इतना बड़ा हो जाता है कि इस पूरे पुष्प क्रम को अपने अंदर क्या कर लेता है? ढक लेता है, तो उसे स्पेत कहते हैं। तो ये पुष्प क्रम है, यानी इसमें सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये हो गया सहपत्र। तो सहपत्र जो है वो कैसा क्या कहलाएगा? स्पेत कहलाएगा, यानी पुष्प क्रम है, पुष्प क्रम को ऐसे पूरा ढक लेगा, ऐसा केले में होता है। फिर है दलाप सहपत्र। जब सहपत्र जो है दल के समान रंगीन हो जाते हैं। दल कैसा होता है? दल क्या होती है? पंखुड़ियां होती है, जो आप देखते हो फ्लावर की पंखुड़ियां है ना, पीली जो है, लाल, और वो। तो दलाब यानी दल के समान रंगीन अगर ये हो जाता है, मतलब इसका कलर अगर सपोज कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो जो बोगनवेलिया आप देखते हो ना, पिंक पिंक कलर के, इसके अंदर ऐसे बीच में व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, ऐसे लंबा सा, और फिर उसके साइड में ऐसे जो है पिंक पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। बोगनवेलिया बहुत कॉमन है। तो ये जो पिंक कलर की आप पंखुड़ियां देख रहे हो ना, ये एक्चुअली सहपत्र है उसकी। समझ में आ गया? तो बोगनवेलिया दलाप सहपत्र का उदाहरण है। फिर आता है नी चक्र। नेक्स्ट प्रकार कौन सा है? पांचवा, नी चक्र। जब पुष्प या पूरे पुष्प क्रम के चारों ओर सहपत्रों का एक घेरा होता है। ठीक है, ऐसा किसमें होता है? सूरजमुखी के अंदर। आपने देखा होगा इस तरह से पूरा ये पंखुड़ियां होती है, और पंखुड़ियों के चारों ओर इस तरह से ग्रीन ग्रीन होता है ना, सहपत्र का पूरा एक ऐसा गुच्छा सा पाया जाता है, तो वो नील चक्र होता है। उसके बाद अनुबाह्य दल। जब सहपत्र या सहपत्रिका चक्र के रूप में बाह्य दल पुंज के बाहर पाई जाती है ना। अनुबाह्य दल, जैसे कि इसको इससे समझेंगे कि ये फ्लावर है, या इसको ऐसे समझो जैसे ये कोई फ्लावर है ना। अब इस फ्लावर के, ये तो हो गई कौन सा? दल, पंखुड़ियां हो गई। अब इसके नीचे ग्रीन वाली हो गई क्या? बाह्य दल। अब ये है वृंत, तो वृंत के नीचे एक, या हम इसको ऐसे समझो कि ये इस तरीके से ये हो गई बाह्य दल। अब समझ में आपको आएगा, मतलब ये वाली ग्रीन ग्रीन है अलग से, बट इसके नीचे भी आपको एक चक्र जैसी संरचना दिखाई देती है ना। तो ये जो है वो सहपत्र है, और इसे कहा जाएगा अनुबाह्य दल सहपत्र। फिर है तुष सहपत्र। जब सहपत्र छोटे, सूखे व भूरे रंग के होते हैं तो उनको तुष सहपत्र कहते हैं। जैसे कि जो कनिष्काएं होती है गेहूं की, आपने गेहूं की बाली देखी होगी, इस तरह की संरचना होती है गेहूं की बाली की, है ना, इस तरह से। तो ये जो स्पाइकलेट होती है उसमें यहाँ पर भूरे भूरे रंग की छोटी छोटी सी पत्ती के समान संरचना होती है, तो इसको तुष सहपत्र कहा जाता है। आगे बात समझ। तो ये सारे प्रकार हो गए आपके किसके? सहपत्र के। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी बेटा, जो आपको फॉर्मूले के अंदर क्या होने वाली है? काम में आने वाली है। बाकी सारी चीजें जो है बीजान्यास के प्रकार और जो दल विन्यास के प्रकार है वो काम आने वाले हैं, तो वो भी मैंने आपको अलग से जो वीडियो है उसके अंदर समझा दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर मैं आपको जो कुल है आपके दो, बाकी तो हटा दिए हैं लेकिन दो जो है वो दे रखे हैं, दैट मीन्स आपके पूरे चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आने के। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को ये याद करके रखना, मंडे को ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगी आपको कुछ भी चित्र और सूत्र समझाकर।